बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और मैं ये बताऊं कि बच्चों के स्कूल खोल दिए 2 दिन पहले से, मैं जब से आई हूँ मैं यही बातें कर रही हूँ कि फॉग है, स्मोक है, अभी फिर ये सिचुएशंस हैं। मगर उसके बावजूद ये स्कूल वालों ने, हुकूमत ने भी बहुत जल्दी कर दी स्कूल खोलने में। थोड़ा सा एहतियात करते, अच्छा खासा लॉकडाउन लगाया था, बच्चों को स्कूल बंद किए थे, सेफ्टी थी, ये सारे पर्पस देखने चाहिए थे। मगर आज 499 हमारा जो है ना वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। किधर बैठे हम, क्या कर रहे हैं हम? अरे क्या होगा, कैसे सांसें लेंगे हम, कैसे जिएंगे? ये सांस तो ली नहीं जा रही। वही बार बार मुझे घूम फिर के वही गाना याद आता है। फिर गाऊंगी आज मैं, है ना, फिर गा लूँ मैं आज। समझ गया ना कौन सा गाना गाने मैंने? ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवानी तेरी, मुझे धुएं की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो। और फिर उसके बाद ये हालत है सबकी। जब बाहर निकलो तो यही गाना याद आता है मुझे। तो सारे शाहरुख खान के गाने भूल गए मुझे, सारे अमिताभ बच्चन के गाने भूल गए। यार क्या ज़िंदगी है, किस तरह से हमने अपना गुजारा करना है, हम कैसे चलेंगे? आज भी बेटी को स्कूल के लिए मैंने तैयार तो कर दिया, दिल कोई नहीं था, मैं चाहती थी छुट्टियां करा लूँ, क्योंकि कोई मान ही नहीं रहा है यार। स्कूल वाले खुद थोड़ा सा पहल करें, हुकूमत थोड़ा सा एक्शन ले, छुट्टियां करें, छुट्टियां कराए बच्चों की। आई नो सर पे एग्ज़ाम है, सब दिसंबर में फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देंगे, और उसके बावजूद हम घर में थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। हमें याद है कोरोना के टाइम पे हमने किस तरीके से लॉकडाउन में घर पे कैसे अपनी सिचुएशंस को संभाला था, बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर किया था, तैयार किया था। अगर ऐसी कोई सिचुएशंस हो जाती हैं तो फिर हमें इस तरीके के हालात के हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। हम अपने बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो है तो अब वो चलते हैं माशरे के हिसाब से, वो अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। बल्कि इस तरीके की सिचुएशन में अगर कोई बीमार हो जाए, उनके लंग्स, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा अटैक करता है, बूढ़ों को बड़ों को ज़्यादा अटैक करता है। तो खैर बहुत ज़रूरी है तो घर से बाहर निकलीजिए, उसके अलावा नहीं। इंडिया के भी हालात बहुत बुरे हैं, उधर भी यही सब कुछ सिचुएशन चल रही है। या अल्लाह खैर करे बस हम पूरे पाकिस्तानियों पे, और भी जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, कोई भी ऐसी जगह पे, किसी भी शहर में कहीं पे घेरा लगा हुआ है ऐसे स्मोक का, अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। नाज़रीन आज भी हमारे टॉपिक्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और एक तो जो आज मैं बात करूँगी मुँह की बदबू के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि मैं तो इस चीज़ की एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि भाई मोस्टली क्या होता है, आप किसी के साथ बात कर रहे यू नो, और हमारी तो फील्ड में एक्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो बहुत से एक्टर्स के साथ आपको जो है ना सीन्स बोलने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। तो एक्टिंग करते हुए अगर किसी के मुंह से स्मेल आ जाए ना, तो आप वहीं पे सांस रोक के दम घोट रहे होते हैं अपना। तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब आप ऑफिस में जाएं, कहीं मिलें किसी से, कोई काम करें, और किसी के मुंह से कोई स्मेल आ जाए, कोई आपकी इंट्रैक्शन हो, वहाँ पर सारा कुछ किया कराया इंप्रेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, जिसके मुंह से बदबू आ रही होती है उसको कुछ नहीं पता चलता, उसको ये फील होता है नहीं मैं तो साफ़ सुथरा हूँ, अभी घरों ना आकर आया हूँ। नहाने में, अच्छे कपड़े पहनने में, महंगा परफ्यूम लगाने में बहुत फ़र्क होती है। मुंह की स्मेल सामने वाले को मार देती है। अगर आपने किसी को, सामने वाले को अपनी ज़ुबान से नहीं मारना, हाथ से नहीं मारना, आप उसको मुंह की बदबू से मार सकते हैं। बस मेरे ज़बरदस्त डॉक्टर है जो हंस रहे, क्योंकि आज बेड ब्रेथ के ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर सैयद मन्नान अजहर डेंटिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हिमसेल्फ बहुत प्यारे से गुड लुकिंग सी पर्सनैलिटी इन वर्ड स्माइल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? मुझे जल्दी आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ गया। अच्छा, जिसके दांत अच्छे हो, मुंह की सफाई अच्छी हो, अच्छी स्केलिंग हुई हो, ब्रशिंग अच्छा करता हो, उसका कॉन्फिडेंस ही लेवल अलग होता है हंसने पे। जैसे आप माशाल्लाह हंसते हैं तो आपके साथ दिल करता है सब हंसें, मुस्कुराएं, यू नो। स्माइल आपका एक मुझे लगता है हथियार है, ऐसे ही। अब ये मुंह की बदबू के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि मुंह की बदबू होती क्यों है, कितने घंटे बाद हो जाती है, और किस वजूहात की वजह से होती है? अच्छा, इसकी सबसे जो मेजर जो कॉज़ है मुंह की बदबू, जिसको इंग्लिश में हेलिटोसिस भी कहते हैं, उसकी कॉज़ यही है कि हमारे दांतों में प्लैक और कैल्कुलस का जमा होना, यानी आम ज़बान में अगर देखा जाए तो मांसखुरा जिसे कहते हैं, वो अगर हमारे दांतों में फंसा हुआ होगा, उसकी वजह से सारी स्मेल प्रोड्यूस होती है। वो इसलिए होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो
कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे कैल्सिफिकेशन, हमारे सलाइवा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वो उनकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, बैक्टीरियाज कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर बैक्टीरियाज कुछ ऐसे समझ लें एसिड या समझ लें एक ऐसा केमिकल ऐसा रिलीज़ करते हैं इन योर माउथ जिसकी वजह से बैड ब्रेथ डेवलप होती है, मसूड़ों में से खून आता है और मसूड़े जो हैं वो दांत को छोड़ देते हैं, हड्डी छोड़ देती है। आपने सुना होगा अमूमन लोगों के दांत एक सर्टेन एज के बाद हिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ। दर्द नहीं होता, हिलना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होता है कि वो इसकी लेटेस्ट स्टेजेस हैं, लेकिन आपकी बॉडी सबसे पहले आपको इंडिकेट करती है किस तरह से हेलिटोसिस यानी मुंह की बदबू, फिर उसके बाद मसूड़ों से खून आना, इस तरह से आपको इंडिकेट करती है कि इसका कुछ हल करो। अगर नहीं हल करवाओगे तो ये अल्टीमेटली दांत गिर जाएंगे। अच्छा, तो ये हमें कब डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए? जब मुंह की बदबू बहुत ज़्यादा परेशान करे। इंसान को समटाइम्स ये होता है खुद भी मुंह की बदबू फील होना शुरू हो जाती है, सामने वाले को तो होती है, खुद भी होना शुरू हो। हमने किस वक्त जाके डॉक्टर से रुजू करना है और पूछना है? देखिए, मुंह की बदबू एक ऐसी चीज़ है कि आपका पार्टनर भी होगा ना तो वो भी इग्नोर नहीं करेगा, उसको भी वो भी आपको ये बात इंडिकेट कर देगा, आपको खुद भी महसूस होना शुरू हो जाता है। जनरली आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है कि कुछ अजीब सा है आपके मुंह में, जो कि जिसकी वजह से अननेचुरल स्मेल प्रोड्यूस हो रही है। तो उसका कुछ सोल्यूशन आप क्या ये निकालें। ड्राइनेस की वजह से भी होती है? ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है, लेकिन वो ड्राइनेस में जैसे शामिल है स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक, इस तरह की चीज़ों की वजह से स्लाइवा प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगेन, जब स्लाइवा कम होगा तो जो बैक्टीरियाज हैं उनकी जो एक तरह से जो आप समझ लें वॉशिंग या क्लींसिंग होती है, जो स्लाइवा करता है, वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन हो जाएगा। वो स्लो डाउन होने की वजह से क्या होगा कि फिर हेलिटोसिस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पेट की खराबी और मैदे की खराबी जो है, क्या वो भी बदबू कॉज करती है मुंह का? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं तो 90% वो ये सोच रहे होते हैं कि हम तो रोज़ ब्रश करते हैं, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से स्मेल आती है, तो हमारा कुछ स्टमक ही इशू है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो मेजर कॉज होता है वो यही प्लैक एंड कैलकुलस होता है, जो कि मसूड़ों में या दांतों में प्लैक डेवलप, मास्कुरा डेवलप होने की वजह से होता है। सबसे मेन कॉज वो वाली है। अगर आपने क्लीनिंग करवा ली है, आपके डेंटिस्ट ने कहा है कि योर टीथ आर परफेक्टली क्लीन, तो फिर हो सकता है कि आपको कोई स्टमक इशू हो, लेकिन वो इतना कॉमन इशू नहीं है। मेजर कॉज डेंटल कॉज ही है। अच्छा, क्योंकि मोस्टली हम यही सुन रहे होते हैं कि कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे दांत तो साफ़ है, सब कुछ है, मगर मेरा स्टमक का इलाज चल रहा है, मैदे का इलाज चल रहा है, तो इस वजह से बदबू हो रही है। मगर आपने इसकी भी मिथ को हमें क्लियर कर दिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। मन्नान हमारे साथ मौजूद है। कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में कोई बहुत सीवियर मसला है और आपके मुंह की बदबू किसी भी तरीके से नहीं जा रही है और लोग मुंह पे इलायची रख रख के, सौंफ रख रख के पागल हो गए हैं, तो फिर कॉल कीजिए और पूछ लीजिए इलाज। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मन्नान जो डेंटिस्ट है हमारे साथ मौजूद है और आज आपको बताएंगे कि मुंह की बदबू की कॉज की सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, किस वजूहात की वजह से। अच्छा, ये इलायची वाली बात जो है मैं करना चाह रही थी। हर एक की गाड़ी में देखो तो इलायची, हर एक के पर्स में बटुए में देखो तो इलायची, हर एक ने इलायची मुँह में रखी होती है और इलायची की भी खुशबू दूर तक आती है। ठीक है, इलायची अगर आप देखें तो हकीम वगैरह जो कहते हैं मुँह की ड्राइनेस को ख़त्म करता है। ठीक है, मगर वैसे ये इलायची क्या काम करती है मुँह की बदबू को ख़त्म करने में? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग यस, हाँ, आपके मुंह में कुछ जैसे अगर बहुत एक अजीब सी एग्जांपल है, अगर किसी इंसान ने अपनी हाइजीनिक के लिए सही नहीं है, हाइजीन अच्छी नहीं रखी, नहाया हुआ नहीं है, वो परफ्यूम लगा लेता है, तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। अच्छा, जब ये मतलब बदबू जाती कोई नहीं, बस हल्की सी एक स्मेल के लिए लोग, वो रूट कॉज आपकी सॉल्व नहीं होती। फॉर द टाइम बीइंग आपको यस यू फील प्लेजेंट उससे। और जो आप ड्राइनेस की बात कर रही हैं, ड्राइनेस कवर अप कैसे होगी कि जब भी मुंह में स्लाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब आपकी मुंह में इलायची होगी तो आपके मुंह समझेगा कि मुंह में खाना है, तो वो स्लाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा। दिस इज जस्ट दैट। जैसे आप च्युइंगम खाते हैं तब भी स्लाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो लाइक खाने को देख के मुँह में पानी आ जाता है। सो वो आपकी बॉडी इसको फूड को कंसीडर करके अपने आप को प्रिपेयर कर देती है, स्लाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देती है। तो ड्राइनेस का वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इलायची से, ना ही स्मेल का कोई उससे क्योर है। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग या इट्स बेटर। अच्छा डॉक्टर मन्नान, जब हम लोग अच्छी तरीके से टूथब्रश कर लेते हैं बालों को, दांतों को, तो क्या उसके बाद अगर हम माउथ वॉश वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी मुंह की बदबू को रोक सकता है, कुछ घंटे काम कर सकता है, निकाल सकता है? उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल जैसे क्लोरहेक्सिडिन जिस माउथ वॉश में है, वो आपकी वक्ती तौर पे रिड्यूस ज़रूर कर सकता है। वो बैक्टीरियाज को कंट्रोल कर देता है, कुछ कुछ बैक्टीरियाज को ख़त्म भी कर देता है, लेकिन वो टोटल रूल आउट नहीं कर सकता आपका प्रॉब्लम। उसकी रीज़न
ये है कि माउथ वॉश जो है वो दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिमूव योर प्लैक फ्रॉम, जो प्लैक मास्क हो रहा है उसको साफ़ नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको कुछ देर के लिए न्यूट्रलाइज कर देगा। अमूमन पेशेंट्स माउथ वॉश को समझते हैं कि ये बड़ा एक हाइजीन का पार्ट है, लेकिन ये हाइजीन का पार्ट नहीं है। ये आपको जब इंडिकेटेड हो तभी करना चाहिए, अदरवाइज़ रूटीन में नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जो हमारे पास जो मार्केट में माउथ वॉश आते हैं वो सारे मेडिकेटेड होते हैं, सो उनको आपने रूटीन में यूज़ नहीं करना, दिस इज़ फॉरबिडन। क्योंकि अगर आप यूज़ करेंगे उसकी वजह से आपका जो गुड फ्लोरा है बैक्टीरियाज़ का, जो बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरियाज मुंह में दोनों किस्म के होते हैं, गुड बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज, सो वो जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उसको तो किल करता है, ये साथ गुड बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे दांतों का जो कलर है वो पेल होना शुरू हो जाता है ओवर द टाइम बिकॉज ऑफ माउथ वॉश, क्योंकि उसमें सम टाइम्स कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आपके दांत के कलर को थोड़ा सा पेल कर देता है, सो इसलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। कराची से कॉल है, मोहम्मद इमरान साहब के कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी इमरान साहब। जी मैं मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा है 4.5 साल का ना जी। उसके मुंह से ना बहुत ज्यादा बदबू आती है। उसको ये मैदे का हल्दी का शरबत देते हैं तो कम हो जाती है, लेकिन वो परमानेंट देते रहे तो कम हो जाती है, जैसे ही खत्म करते हैं वो फिर स्टार्ट होती है। काइंडली डॉक्टर साहब को कहते हैं कि कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन बता दे। बच्चे की उम्र भी काफी कम है तो इसलिए हम उसको हाई डोज दे भी नहीं सकते। 4.5 साल का बच्चा है, उसके मुंह में बदबू बहुत ज़्यादा रहती है, मैदे की दवाइयाँ वो पिलाते हैं हर्बल, तो उसकी वजह से थोड़ी ठीक हो जाती है। वो कौन सी दवाइयाँ पिला रहे हैं आप जिससे थोड़ी सी बदबू नॉर्मल हो जाती है बच्चे की? मैम कोई भी डाइजेस्टिव सिरप देते हैं तो उससे कम हो जाती है। कौन सी? लाइजिक पिलाते हैं। लाइलिक सिरप। राइजिक सिरप। राइजिक सिरप, ओके। वो डॉक्टर ने रिकमेंड किए, खुद लेते हैं? 4.5 साल का बच्चा राइजिक सिरप पी रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर ने रिकमेंड ये डॉक्टर ने रेकमेंड किया या आप खुद पिला रहे हैं भाई? नहीं मैम, लाइलिक सिरप। लाइजिक एल से, अच्छा लाइजिक एल से, ठीक है। आप ये बताइए कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वैसे इनसे? ये डॉक्टर ने रेकमेंड किया आपको? किया, लेकिन लाइक 1/4 स्पून दे रहे हैं ना। अच्छा, चम्मच का चौथा हिस्सा। चम्मच का चौथा हिस्सा दे रहे हैं, डॉक्टर ने रेकमेंड किया क्या? और ब्रशिंग से पूछें कब स्टार्ट करवाई थी बच्चे और ब्रशिंग कब से स्टार्ट करवाई है बच्चे की? मैं तो उसको ना काट लिया हुआ मिसवाक कर रहा हूँ ना, ब्रश तो नहीं करवा रहा। मिसवाक करवा रहे हैं, ब्रश नहीं करवा रहे? और कब से? और कब से करवा रहे हैं? मैम साल हो गया तकरीबन। साल से मिसवाक करवा रहे हैं, ब्रशिंग अभी तक नहीं करवाई। 4.5 साल का बच्चा है जी। देखिए, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि लोग स्टमक पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हाइजीन पे फोकस नहीं करते। एग्जैक्टली ये सिनेरियो है। आपके बच्चे के मुंह में अगर दांत भी नहीं हैं तब भी मसाज करना चाहिए मसूड़ों को, और यानी कि 6 माह का बच्चा भी है तो भी मसाज करना है, और 6 माह के बाद अमूमन दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। सो मदर का सिलिकॉन ब्रशेस आते हैं, बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जो उंगली में पहन लेते हैं। हाँ, माँ या बाप जो भी हैंडल कर रहा है बेबी को, वो अपनी उंगली पे पहन के उसके बच्चे के दांत को क्लीन करें। ठीक है। सो अगर वो साल यानी 3 साल का जब वो था बच्चा, तब उन्होंने उसको क्लीनिंग करवाना सोचा कि क्लीनिंग करें हम, और वो भी मिसवाक यूज़ किया। नो डाउट मिसवाक के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मिसवाक के करने का एक सुन्नत तरीका है जिसको इस्तेमाल करने का। अगर बाप या माँ पकड़ के कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो सही तरह से इसको क्लीन कर पा रहे होंगे। सो इनको चाहिए कि सबसे पहले ओरल हाइजीन पे बच्चे की फोकस करें। उसके लिए कुछ ब्रशेज़ आते हैं, कुछ यू शेप ब्रशेज़ होते हैं, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। बच्चों का एक अलग पेस्ट होता है, वो आपने सिर्फ उस यू शेप ब्रश के अंदर लगा देना है और बच्चों ने उस पर बाइट कर लेना होता है, एंड देन बच्चे उससे प्ले करते हैं। व्हेन दे प्ले विद दैट ब्रश तो वो ऑटोमेटिकली सारे दांत क्लीन कर देता है। अगर कुछ नहीं कर रहे, अभी हैबिट डेवलप नहीं कर पा रहे, तो अभी से ही एटलीस्ट ये स्टार्ट कर दें। जब वही बात है, जब बैड बैक्टीरियाज इन योर माउथ जब वो बढ़ जाते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वो डेफिनेटली आपके फाउल स्मेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सो इसमें इन माय ओपिनियन
स्टमक का कोई, इन माय ओपिनियन, क्योंकि आई एम नॉट ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लेकिन मेरे ओपिनियन है कि ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके ओरल हाइजीन को और ख्याल रखें। मतलब डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि टीवी पे बैठ के थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं कि अगर सिर्फ मिसवाक को ये मना कर देंगे तो मसला होगा। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, ये कहना ये चाह रहे हैं, अब मुझे ओके कह दीजिएगा कि मिसवाक करें आप इस्तेमाल, मगर साथ साथ दांत के ब्रशिंग के ऊपर भी काम करें। बच्चे को टूथब्रश, ब्रश, पेस्ट, ये सारी चीज़ें भी दें ताकि तरीके से वो सफाई कर सके, ताकि जहाँ जहाँ उसके मसूड़ों के गम्स में या फिर कहीं पे भी दांतों में उसको कुछ फंस गया है, कोई स्टॉक बन गया है, तो वो वहाँ से निकल जाए, साफ़ हो और मुँह की बदबू कॉज ना करे, और दांत जो है मसूड़े से छोड़ ना दें। और उसके तो अभी एज है, उसके दांत निकल लें तो उसको ब्रशेस की आदत डालें ताकि मसाज भी हो, और मिसवाक साथ साथ रखें। वन मोर पॉइंट जी। अमूमन ये भी बहुत कॉमन है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को रात को फीडर दूध में डाल के फीडर दे देते हैं और रात सारी रात बच्चे के मुंह में रहता है, हाँ, ये चुस्नियाँ दे देते हैं। हाँ, जिससे बेबी बॉटल कैरीज प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा। और समझ लें हर चौथा या पांचवा बच्चा जो हमारे पास आता है क्लिनिक पे, उसको यही प्रॉब्लम होता है। बेबी बॉटल कैरीज क्या होता है कि वो जब आपके दांतों में दूध रह जाएगा रात को, तो वो फिर फटता है, और वो फटने के बाद जैसे फर्मेंटेशन होती है उसकी, और वो फिर आपके दांतों में इन्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो वो दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। और बहुत सारे जो आपके व्यूअर्स हैं ना, वो अपने बच्चों को देख के इससे रिलेट भी कर रहे होंगे जो मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो उसकी मेन रीज़न ये है कि रात को बच्चों का क्लीन करके ना सुलाना, और जो है दूध वो रात को मुँह में रह जाना। सो एटलीस्ट आप अगर सिलिकॉन ब्रश कुछ नहीं कर रहे, आप क्लीनिंग नहीं करवा रहा बच्चा, अभी हैबिट डेवलप नहीं हो रही, तो एटलीस्ट लास्ट फीडर उसको दूध का नहीं, उसको पानी का दें, ताकि अंदर से मुंह की जगह जो है उसकी वो clean साफ रहे। हो सके। बिल्कुल। ठीक है, एक और कॉल है खुशाब से, अमीर हसन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, जज़ाकल्लाह। क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि हम शहर से काफी दूर हैं, देहात में है ना, अच्छा। तो कभी ऐसा किसी टाइम को अचानक दर्द हो जाता है दांत में, तो कोई ऐसी टेबलेट या ऐसी दवाई को रिकमेंड कर देंगे जिससे कुछ थोड़ी रिलीफ और उसके बाद बंदोबस्त कर सकते हैं शहर में डेंटिस्ट को दिखाने के लिए? जी डॉक्टर साहब, मैं समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि दांत में कभी कभी दर्द हो जाता है, रात को सो और परेशानी हो जाती है, तो जो पेन होता है दांत में दर्द जो हो जाता है, उसमें कोई ऐसी दवाइयाँ खा लें, कोई ऐसी दवाइयाँ रेकमेंड कर दें जिससे वो दांत का दर्द जो है रिलीफ हो जाए। ये सेल्फ मेडिकेशन वाली बात हो जाती है। जब तक हम पेशेंट की एलर्जीज़ को नहीं जानेंगे, हम एज नहीं जान सकते, डायग्नोस नहीं करेंगे। हाँ, और हमें ये नहीं पता कि हम मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर दें, वो पेशेंट उससे एलर्जिक हो या उसको उससे कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। सो इस तरह तो हम रिकमेंड तो नहीं कर सकते मेडिसिन। अब पेन किलर दवाइयाँ किडनी कॉज भी करता है ना, किडनी, लिवर, हर चीज़ को अफेक्ट करता है, और बच्चों को देना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। सो द पॉइंट इज़ दिस, बहुत आसान हल है। रोज़ रात को तकलीफ बर्दाश्त करने की बजाय दिन में एक दफ़ा जाके डेंटिस्ट को चेक करवा दें। आपका डेंटिस्ट उसी वक्त डायग्नोस करके आपको बता देगा कि पेन की कॉज क्या है, क्योंकि पेन की कॉज आपको लगता है सिर्फ दांतों में पेन हो रहा है, लेकिन डेंटिस्ट बताएगा कि पेन की वजह क्या है, क्या दांत के अंदर कीड़ा है या मसूड़े के अंदर इन्फेक्शन है। मेजर जो हमारे दांतों में जो पेन होता है, मुंह में पेन होता है, उसकी मेजर दो रीजंस होती हैं, जो कि एक दांत के अंदर कीड़ा लग जाना जिससे आपका पल्प जो होता है दांत के अंदर वो इन्फेक्टेड हो जाता है। सेकेंड चीज़ जो मसूड़े का इन्फेक्शन होता है। अमूमन लोग मसूड़े के इन्फेक्शन को बहुत इजी लेते हैं कि तो सिर्फ हल्का सा साफ करेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन मसूड़े का इन्फेक्शन बहुत सीरियस होता है। वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, और गॉड फॉरबिड उससे हार्ट इश्यूज डेवलप होना भी मुमकिन है। सो इसीलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो रोज़ रात को पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, डेंटिस्ट को एक दफ़ा चेक करवाइए, और वही आपको मेडिकेशन आपकी एज, आपकी प्रेगनेंसी होना ना होना, इस सब कुछ चेक करके ही आपको एक प्रिस्क्राइब कर सकते डॉक्टर साहब, हम छोटे थे तो अम्मी हमें कहती थी कि नमक, नीम गर्म पानी में नमक डाल के तो उसका अगर गरारा करके जाओ मुंह से बदबू नहीं आएगी, और ज़बान को भी साफ़ करो दांत ब्रश करते वक्त। तो जो ज़बान है उसको जो हम छोड़ देते हैं उसकी वजह से भी बदबू आती है, जो सफ़ेद हो जाती है, पीली हो जाती है ज़बान लोगों की, उसकी वजह से भी तो स्मेल होती होगी, उसको भी तो साफ़ करने का तरीका थोड़ा सा हम चाहूँगी लोगों को बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। जो है ना, मगर ब्रेक के बाद एक अर्जेंट ब्रेक आ गई, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर हम आपको बताएंगे एक नई और तरीका मुंह की सफाई के लिए, मुंह की बदबू के लिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और डॉक्टर मन्नान डेंटिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हम आपकी कॉल्स भी शामिल करें प्रोग्राम में, अगर आपको कोई इशू है तो हम आपको बताएंगे आपके मसले का हल। हम पूछ रहे थे कि ज़बान का साफ़ करना कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम ब्रशिंग करते हैं, हम दांत साफ़ करते हैं, तो क्या ज़बान जब पीली और सफ़ेद रह जाती है वो भी बदबू कॉज करती है?
बिल्कुल जो प्लैक है वो किसी भी सूरत में आपके दांतों में, ज़बान पे कहीं भी रह जाएगा तो वो, या मास्क हो रहा, वो आपका डेवलप करेगा, ये इसी स्मेल प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से जो हमारी टंग है उसके ऊपर सॉफ्ट प्लैक जमा हो जाता है। जब भी हम ब्रश करें उसके बाद टंग स्क्रैपर्स होते हैं जो कि वो भी बहुत ऑनलाइन ईजिली मिलते हैं, वो टंग स्क्रैपर्स को यूज़ करें जिससे वो क्लीन करते हैं। कुछ लोग जुगाड़ करते हैं कि वो ब्रश को ही ज़बान पे च्युइंगम का कर भी तो देते हैं। इस्तेमाल करते हैं ना लोग के ज़बान से साफ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ होती साफ है नहीं, नहीं नहीं होती, नहीं होती। क्यों कुछ लोग ब्रश करते हुए ही ज़बान पे ब्रश कर देते हैं, कर सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छा। क्योंकि वो फिर आप, कुछ आम बंदे को पता नहीं होता, वो बहुत ज़ोर से ज़बान को कर देता है जिसकी वजह से ज़बान थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या वो उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा। सो आइडियली टंग स्क्रैपर्स लहदा मिलते हैं, उसको आपने ज़बान बाहर निकाल के ब्रश करने के बाद आपने उसको इन वन डायरेक्शन मूव करना होता है। आपने टूथब्रश से नहीं करना, आपने ज़बान के प्रेफरेबली नो, ओके टूथब्रश से प्रेफरेबली नो, ठीक है। बट टंग स्क्रैपर स्पेशलाइज होते ही हैं। कुछ व्हाट आई हैव सीन कि कुछ टूथब्रशेस के अंदर भी आ रहे हैं टंग वो स्क्रैपर्स, बैक साइड पे लगे बैक होते हैं। साइड पे, या उसकी वो ब्रश की बैक पे या उसकी हैंडल की साइड पे कहीं ना कहीं वो लगा देते हैं। हाँ। सो वो भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वो ठीक है। बिल्कुल वो अच्छा, ठीक और है। वो ऑफनली कब करना चाहिए? रोज ही जिस तरह से ब्रश करते हैं? जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद ब्रश करते वक्त ही आप उसको भी कर दें। ग्रेट। कोई और ऐसी टिप आप बताना चाहेंगे? एक और चीज़ मैं पूछना चाहिए थी कि जैसे हम बाहर ट्रैवल करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर वो छोटा वाला ब्रश होता है ना दांतों का, जो आप दांतों के मसूड़ों के साइड पे गम्स को साफ़ करने के लिए कोई चीज़ फंसी है, कोई डिपॉजिट हो गया तो उसको आप निकाल लेते हैं, ठीक है? छोटे छोटे ब्रशेज़ आते हैं, मैं अपने लिए भी लाई, फराल के लिए भी लेकर आई अभी भी। तो मैं ये कह रही थी वो जो फ्लॉज हम करते हैं उसको जब मैं करती होती थी मुझे उससे बहुत इरिटेशन होती थी, मुझे उससे बहुत तकलीफ होती होती, कभी मुझे गम ब्लीडिंग भी हो जाती थी, वो ज़्यादा गम के अंदर चला जाता था, फिर मुझे जो है ना होल्स प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि मतलब गैप्स ज़्यादा आ रहा था एंड ऑल दैट। बट जब से मैं ये ब्रशेज़ लेकर आई हूँ मेरा ये काम बड़ा ईजी हो गया। तो इसके बारे में भी कुछ बता दें कि व्हाट इज़ द बेस्ट, द फ्लॉज, वो वायर, फिश वायर अच्छी है या ये जो छोटे छोटे ब्रशेज़ आते हैं? जो इंटरडेंटल ब्रश जो आप कह रही हैं इसे इंटरडेंटल ब्रश कहते हैं, Right. ठीक है? सो दे आर रियली गुड। और लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, क्या? वो ये है कि जो आपके नीचे गम वाला एरिया सारा क्लीन तो हो जाएगा, जी। लेकिन जहाँ पे आपका कांटेक्ट एरिया, यहाँ जहाँ पे ये दो दांत आके आपस में ये टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे वो क्लीन नहीं कर पाएगा। ठीक है। और अमूमन कैविटीज यहीं से ही स्टार्ट होती तो है। उसको करने के लिए फिर फ्लॉस, फ्लॉस भी ज़रूरी है। तो फ्लॉस को हमने गम तक फिर नहीं लेके जाना। अगर आप जब ये- इंटरडेंटल ब्रश यूज कर रही हाँ। हैं तो फिर आप बेशक उसको फ्लॉस को गम तक ना लेके जाएं। ओके। आप इंटरडेंटल ब्रश करें और उसके बाद फ्लॉस को सिर्फ कांटेक्ट एरिया क्लीन करने के लिए रख लें। अरे वाह, ये सही है ना जी? और फॉर दैट व्हाट यू कैन यूज इज कि वो जो बहुत कन्वीनियंट होते हैं, वो जो फ्लॉस पिक्स होती हैं जिसके आगे वो टूथपिक होती है लेकिन उसके आगे एक धागा लगा होता है। ठीक है। अगर आपने सिर्फ कांटेक्ट एरियाज को ही क्लीन करना है तो वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा उसको use अच्छा, करना। टूथपिक के लेकिन वो साथ गम जो तक ना धागा लेके अटका हुआ होता है ना? Yes, We can yes, use that लेकिन वो as गम well. तक ना लेके जाएगी। गम तक नहीं लेके जाए। कोई ऐसे टूथपेस्ट जो आपको लगता है मुंह की बदबू कॉज करते हैं, वो इस तरह के हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, वो भी बता दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स जो रेकमेंड करते हैं वो हर टाइप का टूथपेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फ्लेवर्ड वाले भी कर सकते हैं, मिंट फ्लेवर होते हैं, आपको पता है लेमन फ्लेवर्ड होते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड होते हैं, तो क्या हम ये वाले फ्लेवर्ड वाले भी कर सकते हैं यूज़ या नहीं? एक थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ इस चीज़ में कि अमूमन जो आप एड्स देखती हैं ओवर द टीवी, इंटरनेट, जो भी एड्स आते हैं ज़्यादातर वो टूथपेस्ट होते हैं जो कि मेडिकेटेड होते हैं। ऑफिशियली उनकी एड्स नहीं बनने चाहिए क्योंकि वो एक मेडिसिन है जो कि टूथपेस्ट की फॉर्म में है। अच्छा। जैसे कि सिरप होता है, क्या कहते हैं, दवाई टैबलेट्स होती हैं, हाँ। इसी तरह से वो टूथपेस्ट के फॉर्म में होते हैं। सो वो हर टूथपेस्ट हर पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर कोई डेंटल इशू नहीं है, आपके डेंटिस्ट ने कहा है कि आपके डेंटल इश्यूज सारे क्लियर्ड हैं, तो आप हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करें। या अगर आपका डेंटिस्ट ही रिकमेंड कर रहा है कि आपको ब्लीडिंग गम्स है तो आपको ब्लीडिंग गम्स का एक स्पेसिफिक टूथपेस्ट है, वो आपको रिकमेंड करेगा और शायद वो आपको ये कहे कि रूटीन में यूज़ नहीं करना, फॉर द टाइम बीइंग यूज़ करें, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू करके वापस हर्बल पे चले जाएं। Okay. सो प्रेफरेबली हर्बल यूज़ करना चाहिए, डू नॉट गो फॉर द टूथपेस्ट जो कि मेडिकेटेड होते हैं। अच्छा, कोई सा भी आम सा जो हर्बल टूथपेस्ट होता है वो हम खरीद सकते हैं और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हर ब्रांड के अंदर आते हैं हर्बल टूथपेस्ट, हर ब्रांड में आते हैं। ठीक है, मैं और समझ कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके टूथपेस्ट के एंड पे छोटे बैंड्स लगे होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। जी, 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 इसके बारे में भी बताएं। वो जब टूथपेस्ट वो कंपनी बना रही होती है तो मशीन पे वो कटिंग इंडिकेटर भी होता है और कुछ कंपनीज उसको एज ए केमिकल इंडिकेटर भी यूज करती हैं, कुछ कंपनीज। तो इनमें कौन सा वाला हैवी केमिकल होता है ना? जो ब्लैक होगा उसमें सिर्फ वो टोटली केमिकल होता है, ठीक है। और जो रेड होता है उसमें पार्शियली नेचुरल कंटेंट होता है और फिर ज्यादातर उसमें और जो ग्रीन है? ग्रीन इज टोटल हर्बल। ठीक है। लेकिन नॉट एवरी कंपनी,
ठीक है। देयर फ्यू ऑफ देम जो कि इसको इस तरह एज अ वो इस इंडिकेटर तो उन्होंने बनाना ही ठीक है। तो वो उसको इसको इस चीज़ का भी इंडिकेट कर थैंक देते यू हैं। मन्नान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, अच्छी तरीके से समझाया। आप अपने मुंह की बदबू का खास ख्याल रखिए ताकि आप अपनी ज़बान से तो लोगों को मार सकें मगर अपनी बदबू से किसी को ना मारें। खास ख्याल कीजिएगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक, आपका आउटलुक सब कुछ मैटर करता है। अगर आपके मुँह की बदबू है तो फिर आपका इंप्रेशन, आपका जो लुक सब कुछ है वो सब पानी फिर जाएगा उसमें। खास ख्याल रखें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी एक ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि हमें इस पे बात ज़रूरी करनी चाहिए। हम हमेशा औरतों के लिए बात करते हैं मगर बहुत सी ऐसी जगहों पे जो मर्द हज़रात हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। उनकी भी कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर वो बहुत फंसे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, या उनको जकड़ा हुआ होता है कुछ हालात ने और कुछ दुखों ने और कुछ ऐसी सिचुएशंस ने, मगर वो आगे बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते या किसी से शिकायत या शिकवा नहीं कर सकते। मोस्टली हस्बैंड्स जो हैं वो बहुत सी चीज़ें जो है अपने अंदर रखते हैं, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, घर पे आके बच्चों को या बेगम को इस तरह की सिचुएशन से आगाह नहीं करते, बहुत ज़्यादा नहीं बताते, बहुत लाइट सा टच कर देते हैं। मगर जैसे औरतें होती हैं बड़बोली होती हैं, अपना गम हर एक के साथ डिस्कस करती हैं, दूसरे तीसरे को जाके बोलती हैं, नेबर्स में बोल देती हैं, ख़ानदान में बोलती हैं, अम्मी को बोलती हैं, बहनों को बोलती हैं। मर्द हज़रात अमूमन इस तरह के नहीं होते। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मर्द कमज़ोर कब होता है, और मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर अपने हिसाब से करके फिर मैं आपको हमारे मेहमान से मधु कराऊंगी जो कि हमें एग्जैक्टली एलैबोरेट करेंगे, हमें समझाएंगे कि मर्द किस सिचुएशन में जाके कमज़ोर होता है और कब और किस एज में कमज़ोर होता है। एक्चुअली सिचुएशन हम यहाँ से कुछ इस तरह से पकड़ेंगे कि जब बच्चे हो जाते हैं, एक अगर बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, तो औरत जो है वैसी जो है उसके पास हथियार आ जाता है। जब 2, 3, 4, 5, 6 औलादे हो जाएं तो फिर औरत के पास तो क्लशनकोव्स की जो है ना वो दुकानें खुल जाती हैं। वो तो बहुत ही बजूका पावर वाली औरत हो जाती है। उसके बाद फिर औरत के हाथ में होता है कि अगर औरत अपने शौहर से उसके किसी जुल्म का या उसके किसी रवैये का या उसके किसी एटीट्यूड का अगर वो बदला लेना चाहे तो वो बच्चों को जो है ना हथियार बना लेती है और बच्चों के हाथों बाप को बड़ा जलील कराती है, विच इज़ लाइक वेरी रॉन्ग। दो लोगों की लड़ाई होती है, अगर किसी भी सिचुएशन में कोई बातचीत है तो मियाँ बीवी को करनी चाहिए। बच्चों को बीच में ला के बच्चों को हथियार नहीं बनाना चाहिए कि तेरा बाप आएगा उसको बोल कि वो ये करे, तुम्हारा बाप आने वाला है अपने बाप को आज सुनानिए रख के। ये जो बच्चों को ज़ुबान देते हैं ना, ये जो हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इतना सा जो जहन होता है छोटे से बच्चों का वो कितना ख़राब हो रहा है और उनकी जो आगे का फ्यूचर है, उनकी जो पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने आगे चलनी है वो तो ख़राब हो जाएगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और बड़े अच्छे स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने आज इनको यहाँ पे मधु किया। ये हमें अच्छी तरीके से एलैबोरेट करेंगे कि माशरे में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मर्द है वो मर्द में और बाप में क्या फ़र्क होता है और बाप कब कमज़ोर होता है, किस सिचुएशन में जाके कमज़ोर होता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब सवाल और टॉपिक तो समझ गए, अब आप हमें एलैबोरेट कीजिएगा कि भाई मर्द और बाप में क्या फ़र्क है और बाप कमज़ोर कब होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये वो टॉपिक है जो बहुत ही सोसाइटी में इग्नोर किया गया है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ख़वातीन के हवाले से तो बहुत बात करते हैं लेकिन मर्द के हवाले से, बाप के हवाले से, वालिद के हवाले बहुत कम बात होती है। देखिए, मर्द तो वो है जो जेनेटिकली एक अपने अंदर जीन्स लेकर पैदा हुआ है XY क्रोमोसोम के, वो पूरी ज़िंदगी एक मर्द है। लेकिन मर्द से बाप वो तब बनता है जब उसी XY क्रोमोसोम से वो अपनी बीवी XX क्रोमोसोम के साथ मिलता है और एक नई जनरेशन बेटा या बेटी की शक्ल में दुनिया में आती है। अब सवाल ये है कि बाप होता क्या है? बाप बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसमें कहा जाता है कि बे से मुराद होती है कि आपकी वालद सॉरी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, वाल से मुराद होती है वलायत या वफ़ा। अच्छा। अलफ से मुराद होती है आला मकाम, अरफा मकाम। लाम से मुराद होती है लुत्फ़ व करम। और दाल से मुराद होती है दानाई। वाह। जिनके अंदर ये 4 खूबियां हैं वो वालिद होता है। वाह। बाप उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये भी 3 खूबियों या एट्रीब्यूट से मिलाकर बनाया गया है। बे का मतलब होता है बरकत वाला, अलिफ का मतलब होता है आबियारी करने वाला, औलाद की आबियारी करने वाला, और पे से मुराद होती है प्यार करने वाला।
अब मुझे ये समझ नहीं आती, जिस शख्स के अंदर ये खूबियाँ हों उसके बारे में ये कहना कि वो ज़िंदगी में कमज़ोर भी हो सकता है, मगर होता है। कब होता है? उस वक़्त होता है कि जब जिस औलाद के सहारे उसने जवान रहना होता है, उसने मर्द रहना होता है, वो औलाद जब अपनी मोहब्बत, अपनी प्यार, अपनी शफ़क़त बाप से खींच लेती है, तो वो मर्द के अंदर का बूढ़ा इंसान तो ज़िंदा रहता है, बाप नहीं मर जाता है। हाय हाय। तो बाप का मरना बाप को कमज़ोर करता है, वालिद की वल्दियत उसे कमज़ोर करती है, बाप का बाप के होने का रिश्ता और एहसास उसे कमज़ोर करता है। बतौर मर्द तो वैसे का वैसे ही रहता है, बेशक, बेशक। मगर वो बतौर बाप कमज़ोर हो जाता है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि ये इतना बड़ा किरदार था जिसको हमने मजहबी और समाजी एतबार से भी इग्नोर किया। मसलन कैसे? क्या दुनिया का जो पहला इंसान बनाया गया, क्या वो बाप नहीं था? हाय हाय। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात। जो इंसानियत का आगाज़ हुआ, जो इंसानों का आगाज़ हुआ, कभी फ़िज़ा आपने या हमारे देखने वालों ने एक बात सोची कि जो तख्लीक है वो तो औरत करती है, लेकिन रब पहले मर्द को पैदा कर मर्द रहा को है। पैदा कर रहा है। इसका मतलब समझिएगा, ये समझ आ गया तो बाप और वालिद का मतलब समझ आ गया। इसलिए पहले मर्द को पैदा किया, ये बताने के लिए कि उस औरत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे एक मर्द चाहिए, तब मैं औरत पैदा करूंगा। वाह, क्या बात। इसका मतलब है कि जब तक मर्द नहीं होता उस वक्त तक उस खातून की और उसकी औलाद की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए, उसके सर पर आसरे के लिए, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त के लिए उस मर्द का होना बहुत, और उसी मर्द को हम, उसी माँ या वही घर का माहौल जो है कमज़ोर करता है। कैसे कमज़ोर करता है? पहले तो माँ कहती रहती है कि आप जाएं कमा के लाएं, आप जाएं मेहनत करें, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आसाइशें चाहिए, मेरे बच्चों को फ़ीसें चाहिए। वो बेचारा सुबह जाता है, रात को आता है, सारी ज़िंदगी इसी मेहनत में गुजार देता है। जब 60 साल की उम्र में रिटायर होता है या वो बुजुर्गी की तरफ जाता है, तो फिर कहा जाता है आपने अपनी औलाद को टाइम ही नहीं दिया, तुमने कब पाला औलाद को? औलाद को तो मैं पालती रही। वो जो सारा दिन धक्के खाता है, जिसके जूते घिस जाते हैं, जिसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जाता। फिजा मैं बचपन में सोचा करता था, मेरे अब्बू की जूती हर 6 महीने के बाद नीचे से घिस क्यों जाती है? क्या वजह है कि मेरे वालिद की जो एड़ियाँ हैं उसको बदलना पड़ता है हर 6 महीने के बाद? और क्या वजह है कि मेरे वालिद रात को आकर कहते हैं मेरी टांगे तो बेटा दबाना? जब खुद बाप बने तो पता चला उसी औलाद के लिए, उसी बीवी के लिए, उसी घर की आसाइशों के लिए जूते घिस जाते हैं। आज मुझे पता चला जूते कैसे घिसते हैं। तो जिस शख्स ने आपके लिए जूते भी घिसा दिए, जिसने अपनी टांगें भी घिसा दी, जो सुबह से लेकर रात तक अपने घर से दूर रहता है, जब आप सोए होते हैं वो सुबह जाता है, जब वो आता है आप उस वक्त भी सोए होते हैं, उस शख्स को उसकी माँ इसलिए कमज़ोर करती है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है औरत। तो मोस्टली औरत तो यही कहती है ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम कोई नया काम नहीं कर रहे, तुम नहीं करना है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और कौन करेगा? पड़ोसी करेंगे, किसी और से मांगे जाके, तुम नहीं करना है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम मुझ पे। तो ये वाली सिचुएशन में मर्द क्या करे? जब मर्द की कदर ही नहीं हो रही है कि वो सब कुछ कर रहा है, दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, अय्याशियाँ, ब्रेड एंड बटर, स्कूलिंग, खाना पीना, जोड़ा, रहना, छत, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बावजूद उसको ये सिचुएशन में डाला हुआ है कि उसकी सिक्योरिटी ये है कि एक एज में आके 40-50 साल की एज में बच्चे माँ के, और वो अकेला, वो तनहा। अदम से वजूद में लाने वाली ज़ात के साथ ये सलूक करना, एक ऐसी ज़ात जो आपको अदम से वजूद में लेकर आई है, जब आपको कोई कुछ पता नहीं था, उस ज़ात की वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, वो आपको हयात दी है उसने। और उस ख़ातून का ये सोचना कि ये मेरा जो हस्बैंड है, अगर मैं इसके ख़िलाफ़ अपनी औलाद को करूँगी तो शायद इस घर में ज़्यादा खुश रह सकूँगी, शायद बच्चे मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ना सिर्फ अपने घर को तबाह कर रही है वो औरत, बल्कि उन बच्चों के अंदर ये एहसास भी डाल रही है कि कल तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा। हाय अल्लाह। इतनी बड़ी ताकत है बाप। मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त हमारे एक ऑफिसर हैं, वो फ़िज़ा बहुत बड़े ओहदे पर पहुँचे, बहुत बड़े ओहदे पर। एक दिन उनका बाप उनसे मिलने के लिए आया उनके दफ्तर में, तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? जब ये बात कर रहा था ना, तो अपने बेटे के पीछे उसकी कुर्सी के ऊपर खड़ा था और उसका हाथ बाप बेटे के कंधे पर था। तो उसके बेटे ने कहा अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मैं हूँ। उसके बाप को बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है, फिर सोचो। उसने कहा मैं हूँ। तो उसका बाप रंजीदा सा हो गया।
वो चल के दरवाजे तक पहुंचा, जब दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा एक बार फिर पूछ लूँ। वो मुड़ा, उसने कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है? उसने कहा बाबा आप हैं। वो हैरान हो गया, उसने कहा अभी तो 2 दफ़ा ये कह रहा था कि मैं हूँ, अब ये कह रहा है कि तुम हो मेरे बाप। उसने कहा बेटा ये क्या फ़र्क है? सुनिए उसका जवाब हमारे ऑफिसर का। उसने कहा बाबा जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया, मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपने हाथ हटाया मैं कमज़ोर हो गया, बाबा आप ताकतवर हो गए सबसे। ये वो हाथ होता है दस्ते शफकत बाप का, कि जिस घर में ऊपर हो, जिस औरत के ऊपर हो, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी बहन होती है, जो उसकी बेटी और बेटा होता है, जब तक वो हाथ रहता है आपके ऊपर, आप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होते हैं। उसकी ताकत को आप अपने हाथों से ज़ायल कर रहे हैं, वो औरत ज़ायल कर रही है। और वो इसलिए ज़ायल कर रही है कि बच्चे मेरा साथ दें। ये बच्चे कहाँ से आए? ये वजूद इनका किन की वजह से हुआ? किसी जगह पर मुझे कुरान मजीद में दिखाइए। मैं आपके सामने रखता हूँ, सूरह इब्राहिम रखता हूँ, सूरह बनी इसराइल रखता हूँ, सूरह लुकमान रखता हूँ, सूरह बकरा रखता हूँ, 4 बड़ी सूरतें। किसी जगह दिखाइए कि माँ का अलग से जिक्र है। वबिल वालिदैन, वालिदैन, वालिद और वालदा दोनों। जब खालिक ने फ़र्क नहीं किया, जब रहमत कौनैन ने फ़र्क नहीं किया, तुम कौन होती हो फ़र्क करने वाली? तुम कौन होती है बताने वाली? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? अच्छा, मर्द नहीं करता औरत की बुराई बच्चों से, या बच्चों के दिल में एक ही छत के नीचे रह के माँ के लिए गलत लफ्ज़ बुलवाना, बच्चों को तैयार करना ऐसी ग्राउंड लेवल, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो तो बाहर ब्रेड एंड बटर कमाने जाता है, लोगों के धक्के खाता है, लोगों की बातें सुनता है, फिर लाके उनके अय्याशियाँ सारी चीज़ें पूरी करता है, आसाइशें। घर में जो औरत होती है, अगर वो किसी से उसको इश्यूज़ हैं, उसकी माँ से, अपने शौहर के, या फिर किसी बहनों से, भाइयों से, या रिश्तेदारों से, या उसके किसी काम से, उसकी सोशलाइजिंग से, उसके दोस्तों से, किसी भी तरीके से, तो वो सबसे पहले बच्चों को ख़राब करती है। ठीक है, अब बच्चों को वो ज़बान देती है, वो बच्चों को सिखाती है तुम्हारा बाप आएगा तो उसको उठानी है तुमने, और तुमने मेरे सामने कल वो आया था बाप, तो तुमने उसको बोली नहीं थी बाप, तुम लोग सो गए थे, अब वो आएगा तो जागना है, तुमने उसको उठा के अच्छी तरीके से बोलना है कि हम जो है ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आपको ये मसला है तो फिर आप यहाँ से निकले। ये सारी ज़बान, ये गंदी सोच, ये बच्चों के जहन में डालना, ये जो औरत करती है, ये क्या सही है? इस ब्रेक के बाद आपने हमें बात बतानी है, ये समझाना है कि वाई औरत इस तरह का दिमाग बच्चों को देती है, ज़बान बच्चों को देती है, जो बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद। हम आज बात कर रहे हैं कि बाप तन्हा क्यों रह जाता है। ठीक है, और इस पे हमारे साथ हैं काशिफ साहब, जो कि हमें अभी बड़ी अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं, और आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि औरत जो बच्चों को ज़बान देती है, गलत लहजा देती है और तैयार करती है कि बाप के आगे ज़बान जो है वो दराजी करो, ऊंची आवाज़ में बोलो, बदतमीज़ी करो, और वो जो कुछ पट्टियाँ पढ़ाती है, सिखाती है, वो फिर बच्चे बाप के साथ वैसा बिहेव करते हैं। तो ये सब कुछ क्यों है? ऐसी औरत क्यों करती है? मर्द तो नहीं करता ऐसी हरकत। कहते हैं बाप का रिश्ता किसी से कम नहीं होता, बाप का रिश्ता किसी से कम नहीं होता, बाप के होते हुए कोई गम नहीं होता। एक ऐसा सायादार दरख्त जिसके होने से आपको ताकत महसूस होती हो, जिसके घर में होने से आपको तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता हो। बाप घर में सोया हो ना, वो जिस उम्र में भी हो, तो औरत को और बच्चों को ये फ़िक्र नहीं होती कि घर के दरवाजे लगाने हैं, गेट बंद करना है, ताला लगाना है। उसे होता है कि तुम्हारा बाप है ना। ये वो औरत जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वो औरत है जो नौजवानी में बच्चों को कह रही होती है कि अगर तुम ठीक ना हुए तो आ लेने दो तुम्हारे बाप को, मैं उसे बताऊंगी। बाप को कह रही होती है कि आप बच्चों को कड़ी निगाह से देखें, सजा दें, ये मेरी बात नहीं मानते। उस बाप को पूरी ज़िंदगी बच्चों के सामने सख्ती करवा के नेगेटिव पोर्ट्रे करती है, और फिर एंड पे जाकर कहती है तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी तुम्हारे मेरे साथ यही किया। हाय 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 हाय। क्या बाप सिर्फ इस काम के लिए रह रहा है कि आ लेना तो तुम्हारे अब्बू को, मैं बताऊंगी, करो टीवी बंद, करो मोबाइल बंद, वरना आ लेना तुम्हारे अब्बू को। अब्बू का सिर्फ इतना काम रह गया, उसने आते ही बच्चों को डांटना है। मुझे बताइए, अब्बू सुबह गया, रात को घर आया, उसे क्या पता मेरे बच्चे सारा दिन क्या करते हैं? कौन बताता है उसको? माँ बताती है उनको। माँ आते ही बाप को भरना शुरू कर देती है, इसने मेरी बात नहीं मानी, ये पानी लेकर नहीं आया, इसको कहा ब्रेड ला दो, इसने ये नहीं किया, बेटी को मैंने कहा सफाई कर दो, इसने ये नहीं की, मेरे साथ काम नहीं करवाते, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। और फिर वही बाप जब बच्चों को बुलाकर डांटता है तो एंड पे जाकर कहा जाता है तुम्हारा बाप तो शुरू से तुम्हारे साथ भी ऐसा था, मेरे साथ भी ऐसा था।
खुद पहले उसको बदनाम कर देती हैं, खुद पहले उसको सख्ती के लिए रखा हुआ है, खुद पहले उसको गार्ड के तौर पे रखा हुआ है, खुद पहले उसको डराने के लिए रखा हुआ है। जब 60 साल तक उस बाप से डराती रहती है, बच्चों के करीब नहीं आने देती, तो एंड पे जाकर वो कहती है कि तुम्हारा बाप तो शुरू से मेरे साथ जुल्म करता था, तुम्हारा बाप तो तुम लोगों को पसंद ही नहीं करता था, तुम्हें याद है छोटे हो तुम्हें कितना मारता था, घर आते ही किस तरह से कब्रिस्तान घर को बना देता था, तुम्हें याद है बोलने नहीं देता, तुम्हें टीवी नहीं लगाने देता था। अच्छा, कुछ सिचुएशन में जब मियाँ बदतमीज़ी करता है या लहजा सही नहीं रखता बेगम के साथ, किसी भी सिचुएशन में, हो सकता है बेगम भी उस जगह पे, क्योंकि हम तो एक पहलू सुन रहे हैं, दूसरा पहलू तो देखते कोई नहीं, हो सकता है बीवी भी कोई ऐसा मूड एटीट्यूड बना रही है, चुप है, वो पूछे जा रहा है जवाब नहीं दे रही, खुश मिजाज नहीं है, कोई भी उसकी भी तरफ से कोई सिचुएशन, और अगर मियाँ बदतमीज़ी कर देता है या ऊँची आवाज़ में बोल देता है, तो बच्चे वो देख के फिर आगे जाके बाप से बदला भी लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक सर्टेन एज में जाके वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो दोनों का पहलू नहीं देखेंगे कि बाप ने वो ऊंची आवाज़ में बदतमीज़ी क्यों की, चीखा क्यों, या माँ के ऊपर हाथ उठाने क्यों उठा था, डराया क्यों, तो वो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते रखते आगे जाके वो बाप से बदला लेना शुरू कर देते हैं, उनके दिल में गरज हो जाती है, माँ की साइड के हो जाते हैं। इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? हाँ, आपने पहली बात तो इसका पस मंज़र बयान करना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि बच्चा ऐसी सिचुएशन में बाप के साथ खड़े होने के बजाय माँ के साथ खड़ा होता है? जी, सोसाइटी ने ये पोर्ट्रे किया कि औरत मजलूम है, मर्द जालिम है। अब सोसाइटी ये नहीं सोचती कि मर्द जालिम कब बना है, कैसे बना है, उसको बनाया किसने है, डायग्नोस करें। अब जैसे आपने फरमाया कि एक मर्द अगर आकर औरत से ऊंची आवाज में बोला है, देखिए जिस मुआशरे से मर्द आ रहा है ना, उससे घटिया किस्म के लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं बाहर। आपको पता है उसका बॉस कैसा है, आपको पता है उसके कुलीग कैसे हैं, आपको पता है रास्ते में उसको पुलिस ने 10 दफ़ा रोका है, आपको पता है उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, आपको पता है ट्रैफिक में क्या हालात से वो कराया है, आपको पता है आपकी रिस्क कमाने के लिए वो किन किन लोगों के आगे हाथ बांध कर खड़ा है, आपको पता है उसकी कितनी इंसल्ट हुई है दफ्तर में। वो घर आया है एक मुकम्मल घर देखने के लिए, वो घर आया है सुकून लेने के लिए कि जो बाहर मुझे सुकून नहीं मिला मेरे घर में मिलेगा। और घर में आते ही बेगम साहबा इस बात पे परेशान बैठी हुई हैं, गुस्से में बैठी हुई हैं कि मैंने कहा था 8 बजे आइएगा, आप 10 बजे आए हैं, या बच्चों ने खाना नहीं खाया, बाहर से खाना खिलाना है, चले या मैंने कहा था खाना लेते आइएगा, भूल के क्यों आ गए, आपको याद नहीं था भूखे बैठे हुए हैं। वो जो सुबह का नाश्ता भी नहीं करके गया, वो रात के 10 बजे आ रहा है, उसे आप बता रहे हैं कि मेरे बच्चों ने और मैंने खाना नहीं खाया। उससे पूछा तुमने कि तुमने पानी भी पिया, तुम्हें सुकून का सांस भी आया, तुम्हें किसी अफसर ने वहां पर पूछा भी है, तुम्हें किसी मुलाजिम ने चाय भी पिलाई थी? नहीं, हमें अपने मसाइल के साथ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, जो शादियाँ कर लेते हैं मर्द, दूसरी शादी कर लेते हैं, मोस्टली उन लोगों की शादियाँ होती है जैसे जो बहुत छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है जब लड़कों की, तो वो एक सर्टेन एज में जाके जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, उनके पास सब कुछ अपना एम्पायर रेडी हो जाता है, तो वो ख्वाहिश करते हैं कि वो उनको अपनी मनपसंद औरत मिले, वो शादी कर लेते हैं। कुछ ये होता है कि सिचुएशन में घर ऐसी ख़राब, कुछ बदज़बान औरतें होती हैं जिनकी वजह से तंग आके मर्द दूसरी शादी कर लेता है। तीसरी जगह पे कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों की आपस में केमिस्ट्री नहीं बन रही, चिक 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 चिक, बच्चों के सामने बच्चों का भी दिमाग ख़राब, बच्चों को गंदा माहौल दिया जा रहा है, हर वक्त बच्चे यही चीज़ें देख रहे हैं, एक जगह आके घर टूटता है, मर्द फिर दूसरी शादी का सोचता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब मर्द दूसरी शादी कर लेता है, बच्चे सारे माँ की तरफ हो जाते हैं, ऐसे ही है, बाप दुश्मन हो जाता है, बाप के खिलाफ हो जाते हैं और माँ के साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ सिचुएशन बच्चे कहते हैं हम कमा के अपनी माँ को अलग ले जाएंगे, ये सारी सिचुएशन, इसमें क्या कहेंगे? आखिरी टाइम में हमारा तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है, मगर हम एक लाइन की नफ्सियात बयान कर देता हूँ। कायनात में मर्द का सबसे बड़ा कैथारसिस औरत होती है। और कौन सी औरत? एक मुकम्मल औरत। जब मर्द को घर में गिले शिकवे, इल्ज़ामात, शिकायतों में गर्क औरत मिलती है, तो वो अपने कैथारसिस को मुकम्मल करने के लिए मुकम्मल औरत ढूंढ रहा होता है। वो उसे दूसरी मिले, उसे तीसरी मिले, उसे चौथी मिले, उसे 11वीं मिले, करेगा। अगर घर में मुकम्मल औरत, मुकम्मल पैकेज दस्तयाब हो जाए, जब मैं मुकम्मल औरत कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ ऐसी औरत जो माँ भी बने उस मर्द के लिए, ऐसी औरत जो दोस्त भी बने, बीवी भी बने, गम गुसार भी बने। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो बीबी खुदीजा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी आयशा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा को पढ़ लेना कि मुकम्मल औरत किसे कहते हैं। वाह। जब आके नबी ने कहा कि मुझ पे आज जिब्राइल ने ये कहा, तो जो बयान चंद लाइनों में बीबी खुदीजा ने कहा आपके लिए, जो हिम्मत अफजाई फरमाई, वो एक मुकम्मल औरत की निशानी बयान करता है। और जब आयशा से कहते हैं आयशा आओ भाग देखते हैं कौन जीतता है, तुम तेज भागती हो कि मैं, और बीबी आयशा भागती हैं और आप पीछे रह जाते, जिता के थे आयशा तुम तो बहुत तेज भागती हो।
क्या ये बात होती है दोस्ती, अरे ये होती है माँ की तरह ख्याल करना, मुकम्मल औरत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच काशिफ साहब। टॉपिक बहुत बड़ा था, हमारे पास टाइम कम था, मगर खैर अब एक और हमारे पास एक सेगमेंट है, उसमें आपसे मुलाकात करते हैं। और आखिरी में सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने घरों में अपने बच्चों को ऐसे तैयार मत करें, उनका दिमाग ख़राब मत करें कि वो अपने बाप के ख़िलाफ़ गलत लफ्ज़ों में बाप के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। बाप की भी उतनी इज़्ज़त है जितनी माँ की इज़्ज़त है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। HJ ऑर्गेनिक्स की CEO उज़मा इकराम हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले तो उनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ा, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। मुझे बताइएगा कि ये HJ जो आपने ऑर्गेनिक्स लॉन्च किया है, ये जो प्रोडक्ट है, ये है क्या और इससे ख्याल क्या है आपको? HJ जो है फ़िज़ा बेसिकली हुस्न जाज़िब ऑर्गेनिक्स है, और ख़्याल बस ये रेमेडीज़ ट्राई करती थी मैं, और लेकिन कभी सोचा नहीं कि मेरा कोई ब्रांड होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट की, क्योंकि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है आपको जो है ना, इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सब कुछ, वो मुझे लगता था मैं अकेली नहीं कर सकती। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट की, भाई ने सपोर्ट की, और उसके बाद ही हमने जो अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया। ज़बरदस्त है। जैसे स्मोक की वजह से तो आजकल सांस लेना भी मुश्किल है, ऐसे मुझे है। बताइए कि स्किन की भी जो हालत है वो लोगों की बहुत ख़राब है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे हाथ पाँव की हालत अच्छी हो जाए, तो जो हम अपने पास रख सकें, रोज़ इस्तेमाल कर सकें, क्या होना चाहिए? बिल्कुल फ़िज़ा, जो वर्किंग वुमेंस हैं ना, ये जेंट्स भी हैं या बच्चे ऐसे जो कॉलेज में या स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो उनके साथ ये होता है कि उनका सारा फोकस जो है ना, वो उनके फेस के ऊपर होता है, और उसमें टोटली अपने हाथ पाँव को इग्नोर करते हैं। तो हमारा जो है ये है हमारा हैंड एंड फुट वाइटनिंग स्क्रब। इसको जो है आपने 5 से 7 मिनट जो है अपने हाथ के ऊपर लगाएं, या पाँव पे, जहाँ भी जितना आपको चाहिए, इसको लगा के आप इसे यूज़ करें। उसके बाद मसाज करके लगाना है जी, हमें इसको या मास्क की तरह? नहीं, मसाज की तरह, क्योंकि स्क्रब है ना ये। ओके। तो आपने इसको मसाज की तरह लगाना है। उसके बाद जो है ना, आपने इसको 5 से 7 मिनट रब करें, और दैन जो है ना वॉश कर दें। तो देखिए आपका जो फेस है ना, उससे इंशाल्लाह ज़्यादा आपके हाथ पाँव जो हैं वो ग्लो करेंगे। ये हैंड एंड फूड स्क्रब जो है आपका, ये ऑर्गेनिक? जी बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक है 100%, और ये कॉफ़ी बेस्ड है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये जो है डेड स्किन सेल्स जो हैं उनको रिमूव करता है, और सबसे जो बेहतरीन के ये हाथ पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, आपको लगता है ना थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं आप, तो ये एजिंग प्रोसेस को भी ना कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना है साथ, या फिर? नहीं, ये डायरेक्टली पूरा जो है ना तैयार, आपने जस्ट लेना है, जैसे स्क्रब होता है लिक्विड फॉर्म में, इसी तरह से ये है, और आपने इसको लेना है, लगाना है, और फिर आपने वॉश कर देना। और इसका रिजल्ट कब तक आ जाता है? कितने टाइम तक इस्तेमाल करने से आपको लगता है कि कॉफ़ी बेस्ड, आप कॉफ़ी अगर वैसे भी यूज़ करें तो आपको पता है जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं वो फ़ौरन जो है ना कवर हो जाते हैं। तो ये आपने बस लगाएं, आप 5 से 7 मिनट के बाद आप इसको जो है वो वॉश कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, मुझे उपटन के बारे में बताइएगा, वो जो येलो कलर का डबटन मास्क, अच्छा एक चीज़ मैं वाइटनिंग मास्क, ये दो जो है ये आपके उपटन में है, राइट? इसके बारे में एलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि शादियों का सीजन भी है, सर्दियाँ हैं, तो लाहौर में तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये उपटन शुपटन जो है इस्तेमाल की जाती है, तो मुझे बताएं इसके बारे में। मैं फ़िज़ा ये भी बताती हूँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि जो हमारा हैंड एंड फुट वाइटनिंग स्क्रब है ना, हाँ। तो जिन भी कस्टमर्स ने हमारा ये यूज़ किया, तो उसके बाद किसी ने भी दोबारा सिंगल पैकिंग में नहीं लिया, मतलब जिसने पहले एक सिंगल पैकिंग ली थी, फिर उसने या डबल ली या 3 पैकिंग में हमसे मंगवाया। अच्छा। और फिर रिव्यूज़ ये थे कि आप जो है ना कोई ऐसी चीज़ दें कि हमारे हाथ पाँव ग्लो करें, अब हमारा जो है ना फेस जो है वो डल हो गया है। वाह। तो फिर हम लोग जो ना, हमारी तकरीबन प्रोडक्शन ना 15 दिन पहले की कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ आपके शो की वजह से हम लॉन्च नहीं कर रहे थे। हाँ। और ये हमारा है इंस्टेंट ग्लो स्क्रब, आहा, ये भी कॉफ़ी बेस्ड है, इसके है। भी सेम रिजल्ट हैं, और आप जो फेशियल करते हैं ना तकरीबन 45 मिनट, उसके बाद जो आपके चेहरे पे रिजल्ट आता है, ये आपको तकरीबन 7 मिनट में रिजल्ट देगा। है ये भी स्क्रब है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी स्क्रब इस्तेमाल करें, इसके बाद आपने मास्क जरूर लगाना है। ओके। तो मास्क के लिए फिर अब वो मैं आपकी उस चीज़ के ऊपर आती हूँ जो आप उपटन कह रहे थे, ये हमारे पास मास्क है, ठीक है, फेयरनेस मास्क, और ये हमारे पास है जी उपटन। मतलब उपटन को लगा के इतनी चीज़ें डाल के, उसके अंदर दूध भी डालो, उसके अंदर हल्दी डालो, उसके अंदर मलाई डालो, दही डालो, कुछ भी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ ये नहीं, ये हमारा पाउडर, बनाया, ये हमारा जो है ना ये पाउडर फॉर्म में। अच्छा, ये लिक्विड में नहीं है। ठीक है। और आपने इसको, जैसे ऑयली स्किन है तो आप इसको रोज वाटर के साथ इस्तेमाल कर लें। अच्छा। अगर आपकी जो है ड्राई स्किन है तो आप इसको मिल्क के साथ भी लगा सकते हैं, हल्का सा डाल के उसको मिक्स करके, और उसके बाद इस्तेमाल। और ये मास्क बना के, लेप बना के, जी वो जिस तरह से एक थोड़ी सी थिक सी फॉर्म आ जाती है ना, वो आपने लगाना है। ये क्ले है, ये ड्राई होगा, 15 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर दें। आपका एक्नी अवे किट जो है वो बड़ी वायरल है, उसके बारे में एलैबोरेट कीजिए ना, देखने वालों को। लाहौर आई आप? जी क्या नाम है, फ़िज़ा जो हमारी एक्नी अवे किट है ना, इसमें ये वायरल इसीलिए कि ये जो एक्नी प्रोन स्किन है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, ये डार्क स्पॉट्स को, रिंकल्स को,
और एक्नी जो है ना, वो एक तो होता है चलें आपने कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, एक्नी जो है वो चला जाता है, लेकिन पीछे स्कार्स भी रह जाते हैं। जी। हमारी किट आप जब यूज़ करेंगे तो इसके पीछे स्कार्स नहीं रहेगा, मतलब एक्नी गया समझे कुछ भी नहीं है उसके पीछे, वो ख़त्म। तो इसमें है क्या क्या ऐसा? इसमें हमारे पास 3 चीज़ें, इसमें हमारे पास फेस वॉश है, इसमें हमारे पास सुंदरवुड जेल स्क्रब है और ट्री एक्नी मास्क है। अच्छा, और ये नाइसिनामाइड मैजिकल सीरम, इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है? ये थोड़ा सा नाइसिनामाइड के बारे में मुझे पता है, थोड़ा सा रंग भी फेयर करता है, फ्रेश भी करता है जी, है ना? तो मगर आपका नाइसिनामाइड जो सीरम है वो किस तरीके से स्पेशल है, ये देखने वालों को? जी, ये स्पेशल इस तरह से है कि जो 3-in-1 नियासिनामाइड सीरम है, देखें ये जो होती है ना, ये फॉर्म होती है विटामिन B3 की। अब जो बॉडी का विटामिन B3 है ना, वो आप डेयरी से या मीट से या ऑरल सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। तो जो चेहरे का है ना आपका विटामिन B3 की जो नीड है, वो हमारा 3-in-1 नियासिनामाइड पूरा कर रहा है। और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है? आपने इसको इस्तेमाल करना है, आप 3 to 4 ड्रॉप्स लें। और जैसे ये आई पफनेस को रिड्यूस करता है, ये पोर्स मिनिमाइजर है, ये मतलब अपीयरेंस ऑफ पोर्स जो है उसको खत्म रिड्यूस कर देगा। छाइयों के लिए बेहतर है और छाइयों के काम? लिए नहीं, छाइयों के लिए नहीं है, ये आपके जो है क्या कहते हैं, आई पफनेस को रिड्यूस करेगा, पोर्स मिनिमाइजर और स्किन को टाइट करेगा। अच्छा, दूसरा इसके साथ फिजा के ना जो इस वक्त मार्केट में नियासिनामाइड मिल रहे हैं ना आपको, तो वो तकरीबन 3000 की रेंज में। ठीक है। लेकिन एच जे ऑर्गेनिक जो है आपको ये नियासिनामाइड 3-in-1 सीरम और 3 इफेक्ट्स के साथ जस्ट 1200 में ऑफर कर रहे हैं। बड़ा सस्ता जी, सही, और ये इस affordable वक्त है। इतना हिट है कि ये मतलब हर कुछ एक हफ्ते के बाद हमारे पास टाइम नाइट टाइम दोनों टाइम पे औरतें यूज कर जी, सकती हैं। देखिए अगर आप मर्द हज़रात भी, अगर जी मर्द भी लगा सकते हैं, लेडीज़ भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो तो आप ओवरनाइट के लिए लगाएं। अच्छा जी, और सबसे आखिरी काम आपने ये करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गीले मुंह पे लगाना है, तो आप आपने नहीं गीले पे नहीं करना, आपने क्लींजिंग जरूर करनी है। जैसे आप फेस वॉश कर लें या क्लींजन कर रहे हैं, आपका मुंह जो है ना साफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसके 3 to 4 ड्रॉप्स लगाएं, और जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं या नाइट क्रीम लगाते हैं, तो आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़े तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो मर्द हजरात है, जब उनका हेयर फॉल होता है, ठीक है, औरतों में भी बहुत सारी ऐसी औरतें प्रेगनेंसी की वजह से किसी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। कुछ औरतों को थोड़ा सा एज में जाके 40 के बाद जो है हेयर फॉल शुरू होता है, और उसके बाद हेयर ग्रोथ बड़ी मुश्किल से होती है। तो उन मर्द औरतों के लिए क्या चीज़ है आपके पास? जी, हमारे पास हेयर फॉल के लिए तो सबसे पहले ये है ऑनियन, ठीक है, और ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट पर है। ये है क्या सीरम है, तेल है क्या? नहीं, ये तेल है, ऑनियन कैरियर ऑयल है, और ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स के थ्रू निकाला गया है। आपने क्या करना है, इसके आप 1 चम्मच लगाते हैं, 2 चम्मच लगाते हैं, आप अपने बालों में लगाएं, उसको या तो 3 to 4 आवर्स के लिए छोड़ दें या ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। अच्छा, तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हेयर फॉल कम होना शुरू होगा। और तकरीबन 1 मंथ में आपका हेयर फॉल तकरीबन पूरा, जैसे आप मसाज करते हैं, जैसे आप बालों में जड़ों में लगाए, जी तेल का मसाज करते हैं आप, इसी तरह इसका मसाज करना है। किस मिकदार में लगाना है कि उसकी बॉटल छोटी है? जितने आपके बाल हैं, जितने आपके बाल हैं। अच्छा। एक तो होता है ना जैसे हम घरों में ऑयलिंग करते हैं पूरी, वो वाला नहीं है, आपने जस्ट इसको जो है ना स्कैल्प में लगाना है। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे कही है मुझे रीग्रोथ, जो रीग्रोथ है ना वो एलोपेशिया का मसला होता है या स्कैल्प इन्फेक्शन, उसकी वजह से कुछ पोर्शन में से बाल आपके गिर जाते हैं और वो दोबारा आते ही नहीं है, उसमें आपने हमारा हेयर ग्रोथ सीरम लगाना है। ये मर्द हज़रात जो यहाँ से थोड़े से गंजपन जी जी, ये उसके लिए जी उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। आप इसको ऑनियन ऑयल के साथ मिक्स करके लगा लें, या आप इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगा लें। आपने इसके 7 to 8 ड्रॉप्स मिक्स करना जरूरी है। जी, डायरेक्टली आप डायरेक्ट भी वैसे इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये होगा ना कि अगर उसके साथ लगाएंगे तो अच्छे से ना आपके जहाँ हर जगह पे लग जाएगा, वरना तो ये पूरी बोतल आपको एक ही बार में लगानी पड़ जाएगी। हमने किसी तेल के साथ या इस अनियन ऑयल के साथ मिक्स करके या कोकोनट ऑयल के साथ ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, या ऑनियन ऑयल के साथ। आप इसमें 7 to 8 ड्रॉप्स इसके डालें, और जो भी आपका पोर्शन है, जिस जगह पे भी जो है ना आपके सर्टेन पार्ट है जहाँ पे बाल नहीं आ रहा, आप वहाँ लगा दें। और 2 मंथ्स के साथ बाद आपके जितनी भी है ना, जो भी रीग्रोथ आपको आते हुए नजर आ जाएगी, छोटे छोटे बाल नजर आ रहे होंगे, 2 मंथ में आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप अपना मुझे एग्जांपल जी, मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे यहाँ पे बेबी होने के बाद जो है वो हेयर फॉल हुआ, और फिर वो बिल्कुल छोटे छोटे देखें बाल नजर आ रहे हैं। क्लोज करके देखें इनको, अभी बहुत छोटे इस पोर्शन पे, और यहाँ पे मेरे बाल नहीं थे, और वो बिल्कुल छोटे से बाल यहाँ से आपको नजर आएंगे निकलते हुए। अरे वाह, जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। मुझे बताएं ये जो आपका जे ऑर्गेनिक्स कॉस्मी सारा जो आप चीज़ें हैं आपके पास, इसमें और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े कारआमद हैं और लोगों को पता होने चाहिए और इस्तेमाल ज़रूर करें? अच्छा, एजिंग जो है ना, जो इस वक्त चल रहा है, मतलब एजिंग उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उसमें तो एक मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास मैजिकल सीरम है। अच्छा, दूसरा सन स्क्रीन का, सर्दी है या गर्मी है तो लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट है कि आपने जो है ना सन प्रोटेक्शन से बचने के लिए सन स्क्रीन इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास जो आप एक तो मैं पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जो सन स्क्रीन होता है आपने सर्दियों गर्मियों पूरे साल में लगाना होता है। हमारे पास ये किट है ब्राइट शील्ड ट्रायो के नाम से, ओके, ठीक है। इसमें ये 3 चीज़ें हैं। अब आपने देखें, आपने धूप से तो चलें बचना है, लेकिन अब जो हमारे घर में या इधर भी इस वक्त जो LED लाइट्स यूज़ हो रही हैं, उनमें से UV रेज निकल रही हैं, वो आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज कर रही हैं।
तो आपने क्या करना है कि आपने पूरे साल इस्तेमाल करना है, सन स्क्रीन को भी, विटामिन सी को भी। और जब अगर आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे ना इस जगह पे पैच था, अब शायद मेकअप की वजह से नज़र नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी है, और ये मैंने 2 मंथ्स यूज़ किया है, विटामिन सी सीरम और सन स्क्रीन। तो बिल्कुल लाइट सा है, पहले बहुत डार्क था, बिल्कुल थोड़ा सा रह सी सीरम और गया, और सनस्क्रीन। सनस्क्रीन, अच्छा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं हम सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जब भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके 100% रिजल्ट हो, आप दोनों को एक साथ इकट्ठा लगाएं, जिस वक्त भी इस्तेमाल करें, दिन में करें, रात में करें, सर्दी में करें, गर्मी में करें, इनको एक साथ लगाएं। और ये सारी प्रोडक्ट्स जो आपकी ज़बरदस्त आपने यहाँ पे बताई है वैरायटी, ये कहाँ से खरीदी जा सकती है, अवेलेबल कहाँ पे होगी? ये सारी यही सोच रहे हैं अभी। जी, www.hjorganics.com, और ये हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तमाम सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल हैं, लाइक इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप। और एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करूँगी कि हमारी 11/11 की सेल थी 30% फ्लैट, लेकिन वो अब क्योंकि ख़त्म तो हो चुकी है, लेकिन आज आपके शो में आने की वजह से, जो हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, इस वजह से हम दोबारा आपके ऑडियंस को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि जो भी आपकी ऑडियंस आपके शो के थ्रू हमारे पास आएगी, उनको हम दोबारा 30% ऑफ देंगे। अरे वाह, ये तो आपने बड़ा तोहफा दिया लाहौर आके, है ना जी। और मुझे और भी 1-2 चीज़ें ज़रूर बता दीजिए कि अगर हमने इसको रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करना है, तो एक तो आपका ये नाइसिनामाइड और ये जो विटामिन सी वाला सीरम है, इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा कि विटामिन सी और नाइसिनामाइड का क्या टाइमिंग होना चाहिए, और क्या इसको एक साथ भी लगा सकते हैं या अलग अलग करके लगाना है, इसकी इलैबोरेशन भी। जी, जो विटामिन सी सीरम है ना, ये तो आप दिन में किसी वक्त भी लगा लें, जैसे आपने बाहर निकलना है, सुबह ऑफिस में जो लड़कियां जाती हैं वो, या रात में भी लगा के सो सकते हैं, ठीक है। और जो आप नियासिनामाइड की बात कर रही हैं, ये आप सुबह उठें, जैसे घर में भी जो औरतें हैं, ज़रूरी नहीं आप जॉब पे जा रही हैं, सुबह आप जब उठ रहे हैं तो आप उस वक्त भी लगाएं, उसके बाद आप, लेकिन पहले फेस ज़रूर वॉश कर लें, ठीक है। उसके आपने गंदे फेस के ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है। फेस वॉश कर लें, क्लींजिंग कर लें, उसके बाद इसको अप्लाई कर लें, इसको पूरे दिन के लिए छोड़ दें। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर आपने नमाज भी पढ़नी होती है, घर में दिन में 4-5 मरतबा आपका फेस धुल जाता है, तो उसमें ज़ाहिर ये रहेगा नहीं आपके फेस के ऊपर। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, आप ओवरनाइट के लिए लगा के छोड़ दें, ओवरनाइट, हाँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये जो आपका सनस्क्रीन है, इसके बारे में बताइएगा कि ये इसके साथ इसमें वाइट कास्ट है या नहीं शामिल? अच्छा, देखिए, कुछ लोगों को जब वाइट कास्ट है उससे प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेकअप नहीं कर पाते, तो आपका क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं ज़्यादातर, एक तो ये जेल फॉर्म है, दूसरा जेल फॉर्म में दिखाए, कैसा जेल फॉर्म में, हाथ में जरा करके दिखाएं लोगों को। ये देखिएगा जी, ये जेल प्रेस नहीं फॉर्म हो में पा रहा इस वक्त, ये है जेल फॉर्म में, वाइट जेल फॉर्म में इस वक्त निकल नहीं पा रहा ये, और मतलब ये जेल फॉर्म में जी, और ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये तो बड़ा अच्छा। हाँ जी, आप इसको लगा के ऊपर से मेकअप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। वाह, और दूसरी कोई कलर कास्ट नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी चीज इसकी है कि ये सल्फेट पैराबीन देखें फ्री है, आपकी स्किन को किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये देखिए, तो सुने आपने कोई क्रीम्स क्यों नहीं लॉन्च की अभी तक, जब आपको इस चीज का पता है कि ये चीजें इतनी नुकसानदेह और बाजार में इस तरह की चीजें मिलती हैं, हमारे यहाँ तो जो आपका प्रोडक्ट जब इतना अच्छा, तो क्रीम्स की तरफ भी आना चाहिए था। नहीं, क्रीम क्योंकि ऑर्गेनिक, अच्छा एक चीज है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है ना, इनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है, बिल्कुल फौरन नहीं आता है, और क्योंकि साइड इफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो लोगों को जो इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, थोड़ा टाइम देना है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। कुछ लोग हम खरीद लेते हैं और ओवरनाइट हम कहते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आया, सुबह मुंह धो के अगर नहीं आता तो हम कहते हैं चलो यार दूसरा प्रोडक्ट। नहीं, प्रोडक्ट को टाइम देना चाहिए हमेशा। देखिए, एक इंसान की मेहनत है, काविश है, उसने इसके ऊपर काम किया है। जब आप अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को आगे जब मार्केट लॉन्च करते हैं, तो वो इसलिए बता रही है कि जब आप उसको यूज़ करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट को टाइम ज़रूर दिया कीजिए। जी फिज़ा, थैंक यू। और जो आप क्रीम्स की बात कर रही हैं ना, उसमें वो इतनी हार्ड होती हैं, जो जितनी भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। और हमारे क्या होता है, लेडीज़ ने शादी पे जाना होता है ना, तो कहती हैं चलें जी फैमिली में शादी आ रही है, 3 दिन पहले ये वाली क्रीम लगा लो, गोरे चिट्टे होके चले जाओ। अब क्या होता है, आपकी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, वो आपकी जो ऊपर की लेयर होती है उसको डैमेज कर देती है, वो उतरती है, अंदर से आप बिल्कुल बेबी पिंक निकल आते हैं, कहते हैं भाई बहुत अच्छा जो है ना रिजल्ट आया। और जैसे ही ना आपकी वो शादी खत्म होती है, साथ में चेहरा भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही होता है, जब 15 दिन गुजरते हैं, आपके ऊपर की स्किन दोबारा से जो होती है ना वो आती है, तो पता चलता है कि अब छाइयाँ भी आ गई हैं और आप धूप में निकल रहे हैं। कितनी हमारे यहाँ लेडीज़ का, जो भी लेडीज़ इस्तेमाल करें उनका मसला ये कहते हैं हम लोग धूप में निकले ना तो हमारी स्किन रेड हो जाती है, या हम ऑर्गेनिक फेशियल भी लगा रहे होते हैं तो उसके बाद भी हमारी स्किन जो है ना वो रेड हो जाती है। तो उसका यही होता है कि वो लोग क्रीम लगा के ना इतनी हार्ड केमिकल्स वाली, उन्होंने अपनी स्किन डैमेज कर ली होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, HJ जो कॉस्मेटिक ऑर्गेनिक्स है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बता दिया कि ऑनलाइन कहाँ पे दस्तियाब हैं, आपको जब चाहिए तो आप लेकर जाइए, इनको ऑनलाइन आप ख़रीदिए प्रोडक्ट्स को। नंबर्स भी हमने साथ चलाए हैं, ब्रांड का भी बताया है डिटेल। आप जहाँ से भी जब आप इनके प्रोडक्ट्स इन जगहों से ख़रीदेंगे तो मेक श्योर कि सही ऑथेंटिक जगह से ले रहे हैं। जिस जगह से इन्होंने जो नंबर्स जो इन्होंने दिए हैं, जो उनकी वेबसाइट है, उधर से ही उठाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत सी जगहों
पे आपको पता है कि 2 नंबर माल भी, जब कोई माल अच्छा आता है तो ऐसे लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो इनके दिए हुए नंबर्स पे रब्ता कीजिए, इनके पेजेस और वेबसाइट्स पे, और इनको ख़रीदिए और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपसे मिलेंगे दोबारा मंडे को।